रहा संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही तो चमकता है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। और आज का जो हमारा इवेंट होने वाला है उस इवेंट में क्या रहेगा खास, वो आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा और वो आपको पीछे जो है उसमें भी दिख रहा होगा कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, क्या क्या मिस्टेक वो अपनी प्रिपरेशन में करते हैं। जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं या जिनकी तैयारी शुरू हो ही चुकी है या जिनको समय तैयारी करते हुए कुछ महीने भी हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत खास होने वाला है। और ऐसा नहीं कि जिनको तैयारी करते हुए 6, 7, 8, 10 महीने 1 साल हो गया है उनके लिए खास नहीं है। ये सबके लिए, सभी स्टूडेंटों के लिए खास है जो वर्तमान में एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन सी मिस्टेक वो करते हैं उनको पता भी नहीं चलता। तो मेरा आज प्रयास ऐसा रहेगा कि आपको जो मिस्टेक्स होती हैं उस मिस्टेक के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, जिससे आप भविष्य में ऐसी गलतियों को ना दोहराएं और आपकी जो तैयारी है वो ज्यादा बेहतर हो सके। तो समय को खराब ना करते हुए चलते हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर बात की जाए टाइम मैनेजमेंट की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, टाइम मैनेजमेंट की, तो जैसे कि स्टूडेंट अपना टाइम टेबल तो बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि उनको अपने टाइम टेबल को, आप लोगों को अपने टाइम टेबल को फॉलो जरूर करना है। अभी जो टाइम मैनेजमेंट है इसमें आपको क्या है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, आपकी तैयारी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप मैथ्स को तो 6 घंटे पढ़ते जा रहे हैं और आपने उस दिन जीके जीएस को बिल्कुल नहीं पढ़ा। आपका जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए कि आप डेली बेसिस पे प्रॉपर समय दें। क्योंकि देखो पेपर को निकालने के लिए रीजनिंग भी जरूरी है, मैथ भी जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है और जीके जीएस भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भले ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें पर आपको पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि आपने पूरा का पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट में निकाल दिया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक समय पे आके मोनोटोनस हो जाए, वो आपको बोरिंग लग जाए और फिर आप थोड़ी देर में उसको किताब बंद करके बैठ जाएं। तो सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं, आपको अपना समय मैथ्स पे भी देना है। भले बाकी सब्जेक्टों में आप सम कमे दीजिए पर आप दीजिए जरूर, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये था कि जीके जीएस जो थी वो प्री में आती थी, मेंस में नहीं आती थी, पर अब सभी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आपको इसके लिए रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इसके लिए इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जब हम पढ़ने बैठे एक दिन में तो आप थोड़ा थोड़ा समय सबको दीजिए। हाँ, ऐसा लगता है कि आप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, तो वहां पे आप थोड़ा सा समय बढ़ा सकते हैं। जैसे मैथ्स और इंग्लिश को आप ज्यादा समय दे सकते हैं, रीजनिंग और जीके जीएस के लिए समय कम रह सकते हैं, पर आपको टाइम सबको ही देना है। अब दूसरी चीज कि आपको सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना चाहिए। जब आप डेली बेसिस पर पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको किस सब्जेक्ट से शुरुआत करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि आप हमेशा अपनी पढ़ाई को उस सब्जेक्ट से शुरू करें जो सब्जेक्ट आपका सबसे मनपसंद है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप उसे छोड़ दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रीजनिंग बहुत अच्छा लगता है तो आप अपनी पढ़ाई रीजनिंग से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीएस में मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो आप अपनी शुरुआत हिस्ट्री से कर सकते हैं। जैसे आपको 1857 का विद्रोह पढ़ना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है, तो वहां से भी आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। पर आपके जो दिन की पढ़ाई की शुरुआत होनी चाहिए वो एक ऐसे सब्जेक्ट से होनी चाहिए जो आपके दिमाग को अच्छा करे, जो आपको पसंद हो। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि जब आप उस दिन को समाप्त कर रहे हैं तो आप ऐसा कोई टॉपिक ना छोड़ें जो आपका पढ़ने का मन नहीं था और आपने उसे छोड़ दिया। क्योंकि अगर आपने टॉपिक छोड़ना शुरू किए तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंटों के अंदर सबसे खराब ये जो बात होती है वो ये होती है कि भाई जो उनको चीज अच्छी लगती है पढ़ते में वो उसे ही बार बार पढ़ते रहते हैं। उनको पॉलिटी में फंडामेंटल राइट अच्छा लग रहा है पढ़ना तो उसे ही बार बार दोहराते जा रहे हैं और बाकी सब्जेक्टों पर ध्यान नहीं दे रहे। पर टॉपिक, सिलेबस, पेपर आप लोगों को निकालना है तो आपको सिलेबस तो पूरा का पूरा कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि आप अपने दिन की शुरुआत करें एक ऐसे सब्जेक्ट से जिसको आपको पढ़ना अच्छा लगता है। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एडवांस मैथ पसंद नहीं होती, तो अगर आप शुरुआत ही एडवांस मैथ से कर रहे हैं तो आपके लिए फिर वो शुरुआत में ही बोरिंग हो जाएगा और फिर आपका दिमाग उस हिसाब से चलेगा नहीं जैसे चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी अर्थमेटिक ज्यादा अच्छी है तो आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत वहां से करें। पर हमेशा आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज भी होनी चाहिए कि मैं पढ़ूंगा सब कुछ, मुझे सिलेबस तो सारा का सारा कवर करना ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो थोड़ा सा कड़वा सच है पर कह रहा हूं इस चीज को कि आप कंपटीशन से बहुत हद तक बाहर हो जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे हैं, मैं तो सिर्फ ये एसएससी के लिए नहीं, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो,
अगर आप आईएएस से लेकर रेलवे के ग्रुप डी तक तैयारी कर रहे हो और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के नहीं गए तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत हद तक कंपटीशन से बाहर हैं, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपके रेगुलर बेसिस पे रिपीट होते हैं। वो बात अलग है कि आपका हो सकता है कि लाभ और हानि का क्वेश्चन रिपीट हुआ, उसकी संख्या बदल देंगे, पर वो आपका पेपर बहुत हद तक आपका क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो वही होगा। हो सकता है 1857 का विद्रोह अगर टॉपिक आ रहे हैं तो आपसे ये पूछ लिया कि इस बार 1857 के विद्रोह में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था। हो सकता है अगली बार ये प्रश्न आ जाए कि लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रीजनिंग के हो, मैथ के हो, जीके जीएस या इंग्लिश, वो तो आप गांठ बांध के चलें कि आप लोगों को हर हालत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक चीज और पता चलती है, वो ये पता चलती है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको उसके बारे में आइडिया मिल जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आइडिया कैसे मिलता है? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ें, लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर तो आपको पढ़ के जाने हैं, आप वहां से एक आइडिया ले लेते हैं। अच्छा, जब पेपर होता है मैथ में क्वेश्चन, मुझे लाभ और हानि, टाइम और डिस्टेंस, इसके अलावा औसत यहां से देखने को मिल रहा है। अगर मैं जीके जीएस की बात कर रहा हूं तो मुझे हिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से दिख रहे हैं, मुझे इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो फिर मैं अपना समय जो है वो भारतीय भूगोल पे दूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर मैं इतना समय नहीं दूंगा। साइंस की अगर बात की जाए तो मैं देख पा रहा हूं कि बायोलॉजी जो है वहां पे से इन टॉपिकों पे से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके हर हालत में कंठस्थ होने चाहिए, उससे आपको एक आइडिया मिलता है कहां कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसी हिसाब से फिर आप अपना ज्यादा समय भी आप दे पाते हैं। ठीक है, अब आगे की चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी होती है वो होती है आपकी क्या, मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट कहने को तो बहुत अहम है, पर अगर बच्चा ना देना चाहे तो वो ये सोचता है कि जब सीजीएल का पेपर आएगा उससे 1 महीने से पहले मैं क्या है मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दूंगा, और यही आपकी एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट आप लोगों को जैसे आपने पढ़ाई शुरू करी उसके स्टार्टिंग से ही, मतलब 1 आध महीने के अंदर ही आपको मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा सीजीएल का मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे कि सिंपल सी चीज है, आपने क्या किया, आपने हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत में आपने दिल्ली सल्तनत का चैप्टर समाप्त कर दिया, और अब आपकी बहुत सारी ऐसी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो आपका टॉपिक वाइज भी आपका क्या है, आपका मॉक टेस्ट लेती है। दिल्ली सल्तनत का पूरा एक आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, जिसमें आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इन सबको जब आपने कवर कर लिया तो आपने मॉक टेस्ट उठाया और वहां पे से आपने क्या किया, उसके सारे क्वेश्चन लगाए। ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, अब आपको जो क्वेश्चन नहीं आया है उस मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस भी होनी चाहिए। अब आपने जो क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। आपको वो क्वेश्चन क्यों नहीं आया, उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या दिया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पूरा का पूरा, हम कह सकते हैं कि आपने नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर लगा लिया मैथ में, नंबर सिस्टम का फिर आप क्या दोगे, मॉक टेस्ट दोगे टॉपिक वाइज, और वहां पे जो आपके प्रश्न नहीं बन के आ रहे हैं आप उन प्रश्न को बकायदा अलग से कॉपी में लिखोगे, और वहां पे जब आप सॉल्यूशन देखोगे आप अपने आप को एनालाइज करोगे कि क्या कारण था जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। तो आपका पीवाईक्यू बहुत जरूरी है जो मैं बता चुका हूं, प्लस मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आप जरूर ये प्रयास करें कि शुरू से मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, और वो मॉक टेस्ट ऐसी स्थिति में आप लगाएंगे कि आप बिल्कुल एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपने लगाया फिर बीच में टेस्ट को पॉज कर दिया फिर लगाने बैठ गए, नहीं। और वो टेस्ट का मतलब क्या है लगाने का, आप उसे लगाओगे, आप अपना उसे सॉल्यूशन देखोगे, रिजल्ट देखोगे, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं उसको बकायदा कॉपी में लिख कर उसको आप एनालिसिस के लिए रखोगे कि ये वाले क्वेश्चंस में क्यों नहीं कर पाया। इसीलिए अब ये चीज बहुत अच्छी हो गई है कि अलग अलग जो संस्थान है वो अपनी टॉपिक वाइज एमसीक्यू निकालने लग गई हैं, कि टॉपिक वाइज के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे को ऐसा नहीं है कि पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़े या पूरी पॉलिटी पढ़नी पड़े। अगर आपने पॉलिटी में डीपीएसपी पढ़ ली है तो आपने डीपीएसपी का एमसीक्यू लगा लिया कि हाँ ये 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल होते हैं, क्या ये मुझे सारे याद हो गए हैं या मुझे सारे याद नहीं हुए। अब एक और चीज, आगे की कहानी, क्या गलती कर सकते हैं बच्चे। सिलेबस तो आप ये मान के चले, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये बोला जाता है कि सिलेबस आप शुरुआत में तो रखो भैया प्रिंट आउट, और उस सिलेबस को आप इस तरीके से बार बार देखते चले जाइए कि एक समय ऐसा है कि आपका जो सिलेबस है वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए।
क्योंकि सिलेबस से क्या होता है, आपको एक चीज पता चलती है कि कौन कौन से टॉपिक मेरे को पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से टॉपिक मेरे को पढ़ के जाने हैं। अब मान लीजिए कहीं पे इस टॉपिक से हमको क्या पता चलता है सिलेबस से, कि मान लीजिए कि एक टॉपिक दिया हुआ है मैथ में प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक दिया हुआ है, ये एक बस एग्जांपल में दे रहा हूं कि सिलेबस में टॉपिक है कि हम प्रोबेबिलिटी पूछेंगे मैथ्स में। और जब आपने पिछले 10 साल के पेपर निकाले तो आपको क्या समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी में से तो आपके नाम मात्र के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, कभी क्वेश्चन आ गया तो एक दो आ गए। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे टॉपिक जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, या फिर आपके पास बाद में समय मिलता है तो आप उसे वहां पे कवर कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी पढ़ते जा रहे हैं और आपको एंड में पता चलता है कि अरे भाई पिछले 10 साल में तो इसमें से क्वेश्चन ही नहीं है। अब आप लोग जाके क्या पढ़ रहे हैं भाई, मैं जैसे फिर से एक एग्जाम्पल ले लूं, किसका मैं एग्जाम्पल ले लूं, पॉलिटी का ही अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं। अब आप पूरा का पूरा आपने हाई कोर्ट जो है वो रगड़ दिया पढ़ पढ़ के, और बाद में आपको पता चला कि पिछले 10 साल में तो हाई कोर्ट में से एक आधी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था। अगर आप पेपर की अच्छे से एनालिसिस करते तो आपको ये पता चलता कि पॉलिटी में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, संविधान के भाग, अनुसूची पूछे जाते हैं, अनुच्छेद पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आपका पूछा जाता है। इसीलिए सिलेबस आपका जरूरी है कि आपको हर हालत में सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या चीजें कवर करनी है और क्या चीज अगर आप छोड़ना चाहते हैं, जो कि आपके मन में नहीं होना चाहिए मुझे छोड़ना है, बस अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे रखें कि मैं इस टॉपिक को भी करूंगा पर इस टॉपिक में से क्वेश्चन कम आ रहे हैं इसलिए मैं इसको बाद के लिए डाल देता हूं। आगे की कहानी, ये तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं शायद पहली बार आप लोगों के सामने ये चीज़ बोलूँगा, ये चीज़ आप लोगों ने बहुत पहले कई बार सुनी होगी। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि ये कहावत है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ लो, ना कि आप 10 किताब रख के बैठे हुए हो अपने रूम में और आप उनको एक बार भी नहीं पढ़ पाए हो। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको स्वयं बता दूं, मेरा खुद एक स्टूडेंट, लाइव एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं उस स्टूडेंट के बारे में। उसका कुछ टाइम पहले ही रिजल्ट आया है, एक आध साल ही हुआ होगा उसको सेलेक्ट हुए। तो दिल्ली पुलिस में उसका जब सिलेक्शन हुआ तो उसने साफ ये बोला था, गुरुजी मैंने गणित की सिर्फ 2 ही किताबें पढ़ी थी, ठीक, और मैंने जब उसकी किताब एक देखी थी, दूसरी किताब तो मैं देख ही नहीं पाया था कौन सी लाया था। उसने एक किताब की पढ़ पढ़ के ऐसी हालत कर दी थी कि यहाँ पेन लगाए, यहाँ पेन लगाए, ये पेन लगाए, कहीं पे गोला बना हुआ है कि ये क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इस किताब की क्या हालत करी, कितना पढ़े? वो बोले कि सर इस किताब को मैंने आराम से 10 से ऊपर बार तो पढ़ा होगा, 12 से 15 बार मैंने इस किताब को रगड़ दिया। तो फिर मैंने बोला कोई दूसरी किताब पढ़ी? तो बोला कि सर गुरुजी एक किताब मैं और लेकर आया था, बस इन 2 किताबों को बार बार पढ़ पढ़ के मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर निकाल दिया मैथ का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके रूम में 10 किताबें रखी हैं, कंफ्यूज होकर रखे हो, अरे जीके जीएस की एक किताब लेनी है, उस एक किताब से आपको जीके जीएस कवर करनी, उसको बार बार पढ़ते रहो। ये नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट ने ये कह दिया ये किताब अच्छी है, फिर दूसरे ने कह दिया ये अच्छी है, तुम उसकी बातों में आ गए, फिर तीसरी किताबें आपके सामने 10 रखी हुई हैं और आप पढ़ एक भी नहीं पा रहे हो। तो आप एक ही किताब को, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2 किताबें होती हैं, पर पहली किताब आप इतना पढ़ दो कि कोई भी आपसे वहां से खोल के पूछे हाँ भाई ये प्रश्न है, वो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। और जब आपकी ये किताब ऐसी तैयार हो जाए तो फिर आप दूसरी किताब को, एक एक्स्ट्रा किताब और ले लो मैथ की या दूसरे सब्जेक्ट की, उसको भी कवर कर लो। 2 किताबों के माध्यम से आप इस पेपर को निकाल सकते हो, ठीक है, एसएससी का जो आपका पेपर है सीजीएल का, ठीक। अब आगे की बात, ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्टूडेंट, शायद हर एक स्टूडेंट की ही दिक्कत होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी, नियमितता जो होती है कि आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो एक इसको मैं पढ़ाई से ना लेके अगर मैं नॉर्मल लेके चलूं, जैसे अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो जिम जाता है, या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो एक्सरसाइज करता है, डेली दौड़ लगाता है, अगर आप कुछ दिन जिम नहीं जाते हैं या कुछ दिन आप दौड़ नहीं लगाते हैं तो फिर आपके मन में ये चीज आ जाती है कि अरे कुछ दिन और रुक जाते हैं, फिर शुरू करेंगे, फिर शुरू करेंगे। पर अगर आप रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं 2 घंटे के लिए और आप 2 घंटे ना जाके एक दिन आधे घंटे भी चले गए तो आपकी जो वो नियमितता है वो टूटती नहीं है। अगर आप दौड़ लगा रहे हो 1 घंटे, अगर आपने उस दिन आधे घंटे या 15 मिनट भी लगा ली कि चलो ठीक है 15 मिनट दौड़ लगाएंगे, लगा के जरूर आएंगे, तो वो आपकी नियमितता नहीं टूटती है। अगर वो आपकी कंसिस्टेंसी बीच में एक बार टूट जाए तो फिर आपको दोबारा से शुरू करने में बड़ी दिक्कत होती है। अब मान के चलिए कि आपने एक अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मैं डेली 8 घंटे पढ़ूंगा,
अगर देखो ये चीज जरूरी नहीं होती कि आप 365 दिन 8 घंटे पढ़ पाए, कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ सकती है या कोई कारण हो सकता है, कहीं शादी में जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो हो सकता है कि आप उस दिन पढ़ ना पाए। पर आप इस चीज का प्रयास रखिए कि मैं भली उस दिन 1 घंटे पढ़ूंगा, पर मैं पढ़ूंगा जरूर। मुझे अगर नया नहीं पढ़ना तो मैं कुछ पीछे का रिवाइज जरूर करूंगा। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। अगर आप आधे घंटे भी पढ़ोगे तो हाँ, मन में एक सुकून होगी, शांति होगी कि मैंने आधे घंटे तो पढ़ाई करी है, कि एक जो कंसिस्टेंसी जरूरी थी तैयारी में वो आपकी बनी हुई है। तो फिर आपको दोबारा शुरू करने के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि अरे इस दिन से शुरू कर लेंगे, सोमवार से पढ़ लेंगे, बुध से पढ़ लेंगे, गुरुवार से पढ़ लेंगे। वो चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आती है एक और चीज, एक मन में जो प्रश्न रहता है, एक मन में जो कुछ आपको ब्लाइंडली कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि अरे भाई यहां से पढ़ ले तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, यहां से पढ़ ले तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष मैं आपको बता दूं, आपके जो बड़े बड़े सिविल के पेपर होते हैं उसमें प्रत्येक वर्ष 10 लाख के आसपास बच्चे तैयारी करते हैं। पेपर देने कितने जाते हैं? 5 लाख। उसमें से बनते कितने हैं? 800-900। यही बात आप CGL की भी रख लो कि प्रत्येक वर्ष लाखों लोग विभिन्न कोचिंग में तैयारी के लिए जाते हैं, उसमें से बनते कितने हैं? कुछ हजार। जैसे इस बार आपकी जो वैकेंसी आई है 17,000 कुछ करके, यानी कि 18,000 के आसपास वैकेंसी है। लाखों लोग इसके पेपर भरेंगे और हो सकता है एक ही कोचिंग में बैठ के, एक ही क्लास में बैठ के हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हो, पर उन हजारों में से कुछ का ही नंबर आए। क्यों? क्योंकि टीचर तो वही था, उस टीचर ने सबको वही पढ़ाया, सब वही बच्चे बैठे हुए थे, तो फिर कुछ ही का सिलेक्शन क्यों हो पाया? कुछ ही का सिलेक्शन इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सिर्फ किसी एक किताब के ऊपर, किसी एक अकेले टीचर के ऊपर वो निर्भर नहीं हुए। ठीक है, कि बस यही एक टीचर है, इसने मेरे को पढ़ा दिया तो यहां से मेरा सिलेक्शन कंफर्म है, तय है। देखो भाई, कोचिंग का एक रास्ता होता है आपको सही मार्ग दिखाने का। 70 से 75% काम होता है कोचिंग का, कि आपको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, किस प्रकार पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए। बाकी की जो 25% की आपकी जो यात्रा है वो आपको खुद ही अपने दम पे कवर करनी पड़ेगी। आपको चीज़ों को और ज़्यादा एनालाइज करना पड़ेगा, कहाँ से क्या चीज़ें आ सकती हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जैसे होते हैं ना कुछ फैकल्टीज, ये मैंने देखे हैं कुछ टीचरों का, अब ये एक फनी वाली मजाक वाली बात हो जाती है कि एक भी सवाल मेरे नोट्स से बाहर आए तो मुझे बीच चौराहे पे जिंदा जला दो। नहीं भाई, ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। खूब मैंने एडवर्टाइजमेंट देखे हैं कि भाई ऐसा पोस्टर लगा है, एक भी प्रश्न मेरे नोट से बाहर आ जाए पेपर में तो मुझे जिंदा जला दो। अरे भाई, ऐसी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना ही नहीं है। हम तैयारी करेंगे, हमें एक टीचर मार्ग दिखा रहा है, उस मार्ग पर चलेंगे, पर हम अपना भी भरतर प्रयास करते रहेंगे कि हम क्या बेहतर कर। जैसे कि अब मान लीजिए किसी फैकल्टी ने एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक पढ़ाया, तो आप उसमें क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप उसमें लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा PYQ आप लगाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, तो उसमें समय किसका बढ़ेगा? जब आप मैथ को कैलकुलेट करोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ का पेपर में जाके, तो वो आप टीचर से पढ़ के नहीं होगा, वो जब आप बार बार घर पे प्रैक्टिस करोगे तब आपका कम समय लगेगा। क्योंकि SSC CGL का ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप कर नहीं पाओ, मैथ का कर सब सकते हो, रीजनिंग के भी कर लोगे। खेल होता है सारा का सारा समय का, कि आप कितने समय में उसको सॉल्व कर पा रहे हो। तो वो स्पीड आपकी कब बढ़ेगी? जब आप घर में खुद से भी प्रैक्टिस करते चले जाओगे। अब टीचर तो भाई आपको बोल देंगे, समझा देंगे, भाई ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, आगे की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब एक और चीज ये मैंने अभी शायद पिछले साल की ही बात है, ये कहीं पे मैंने देखा था कि प्रश्न आया था ये किसी पेपर में कि गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया था, ये प्रश्न आया था। और उसके बाद काफी ट्रेंड हुआ था ये वाला प्रश्न, कि ये वाला प्रश्न पूछ कैसे लिया कि गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया था। अब जो व्यक्ति तैयारी कर रहा होगा उसके मन में भैया क्या आ जाएगा? अब तो मैं गांधी जी को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं गांधी जी की A से Z पूरी जन्म कुंडली पढ़ लूंगा, गांधी जी की पत्नी कहाँ पैदा हुई थी ये भी पढ़ लूंगा, गांधी जी के जो 4 बेटे थे उनको भी पूरी पूरी कुंडली निकाल लूंगा, मैं भी तो देखूं एक क्वेश्चन कैसे बन जाए, कैसे बचता है मेरे से। बस यहीं पे एक गलती हो जाती है। अरे भैया, हर एक पेपर में, CGL में नहीं, हर एक पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे डाले जाते हैं जो इंसान का दिमाग घुमा दे, वरना फिर वो अपनी मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे? पेपर का लेवल सेट किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, फिर कुछ बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और ऐसे प्रश्नों के बेटा जवाब नहीं होते हैं। आप किसी भी किताब में पढ़ लोगे, अब ये हो सकता है आपको किसी किताब में आगे मिल जाए, पर जब ये प्रश्न पूछा गया था उससे पहले कुछ ऐसी किताबों में ये देखने को मिलता नहीं था। तो अगर कोई प्रश्न उल्टा सीधा आ गया है तो उसके पीछे पागल नहीं पड़ना है। और यही चीज मैं आपको पेपर के लिए बता रहा हूं। जब आप पेपर दे रहे हो,
और वहां पे अगर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं निकल रहा है या मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, क्योंकि देखो जीके जीएस तो सिंपल होता है, आता है नहीं आता है, सामने आपके प्रश्न आएगा, नीचे आंसर लिखे होंगे ऑप्शन, और आपको पता होगा ये मुझे आता है या नहीं आता। पर जब मैथ और रीजनिंग की आते हैं तो वहां पे आप अपने आप के घमंड में मत आओ, एटीट्यूड में, कि मैं तो इस क्वेश्चन को निकाल के ही रहूंगा, ये क्वेश्चन निकला कैसे नहीं, वो आपका समय खा जाएगा। और बस यही तरीका होता है लोगों को कंपटीशन से बाहर करने का। अगर आप किसी प्रश्न को नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप उसको, जब आप तैयारी कर रहे हैं अभी, उस प्रश्न को आप थोड़ा सा साइड रख दीजिए। जब आप पूरा अपना टेस्ट दे लें, मॉक टेस्ट दे लें, उसके बाद एक बार नजर मार लें कि हाँ ये रेलिवेंट है। ऐसे प्रश्न बेटा पेपर में दोबारा नहीं आते कि धोती पहनना कब शुरू किया, लंगोट पहनना कब शुरू किया, ये सब चीजें रेलिवेंट नहीं होती। कभी कोई ऐसा प्रश्न आपको मिल भी गया है तो आप उसको छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रयास था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इन चीजों को फॉलो करें। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आपको अपने लिए बेस्ट लगता है उस चीज को आप मान के चलें। मेरा बस एक तरीका था कि आपको मैं मार्ग दिखा दूं कि कहाँ हमारे लिए मॉक टेस्ट जरूरी होते हैं, कहाँ हमारे PYQ जरूरी होते हैं, कहाँ हम अपने टाइम टेबल को अगर 6 घंटे फॉलो ना करके आधे घंटे भी फॉलो करें तो वो कहाँ कहाँ हमें फायदा दे सकता है, ठीक है। अब ऐसे सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं SSC CGL की, उनके लिए कुछ खास है आज। और खास क्या है, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। हमारे कुमार गौरव सर जो है उत्कर्ष क्लासेस के सभी सबसे ज़्यादा मनपसंद टीचर बच्चों के भाई, तो उनका कल जो था वो जन्मदिन था, और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट लेकर आए हैं। और उन्हीं में से एक गिफ्ट है आपका गौरव SSC CGL फाउंडेशन बैच, जिसमें ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच होगा, याद रखें। और ये बैच आपका 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। कब से शुरू हो जाएगा? 1 अगस्त 2024 से शुरू हो जाएगा। खास क्या है इस बैच में? इसमें करीबन आपकी 650 से ज़्यादा घंटे की आपको क्लास देखने को मिलेंगी अलग अलग सब्जेक्ट की, और आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे। हिस्ट्री के नोट्स अलग, पॉलिटी के अलग, इसके अलावा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग, मैथ्स के अलग, इंग्लिश के अलग। पैनल की PDF आपको दी जाएगी, जो भी आपको पढ़ाएंगे फैकल्टीज यहाँ पैनल पे, वो आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा। 50 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे और कुछ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे, जिसमें आपके सारे ही सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रखा जाएगा कि PYQ जो मैंने आपको बताया कितने इंपॉर्टेंट होते हैं तैयारी करते में, वो भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अब वर्तमान में इस बैच की कीमत क्या चल रही है? वो आपकी 999 चल रही है, 999 पर। ये आपको ऑफर तभी मिलेगा जब आप इस कोर्स को परचेज करते समय आप ये वाला कोड जरूर लगा लिएगा, ठीक है। KG18 आपको कोड लगाना है, और इससे होगा क्या, आपको 18% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें मिलेगा। और ये ऑफर आपका सिर्फ और सिर्फ कब तक सीमित है? ये ऑफर आपका सिर्फ 20 जुलाई तक ही सीमित है। तो ऐसे सभी बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं SSC CGL की 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक, तो इसमें जितनी भी फैकल्टीज हैं वो आपको इस तरीके से पढ़ाएंगी कि आपका सबसे पहले आधार बने, बेस बने, और उसके बाद आप आके बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पे भी आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आज के इवेंट को मैं यहीं तक सीमित रखता हूं, और आगे भी आप उत्कर्ष SSC के चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे और सारे इवेंट लाता रहूंगा जो आपकी SSC CGL की तैयारी में आपको फायदा करेगी, आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो मिलते हैं जल्दी आप लोगों से, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।